4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कोई खबर सुनाने नहीं आया, सिर्फ 2 खबरें जो आपको बता चुके हैं मुझसे ज़्यादा काबिल लोग, मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग, उसके बारे में आपसे थोड़ा सा तज़किरा करने के लिए हाजिर हुआ। पहली रिपोर्ट आपने परसों देखी होगी, ध्रुव राठी ने बनाई। उसके बारे में उसने तमाम चीज़ें वो बना करके बताई आपको कि किस प्रकार से देश जो है क्या वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है या नहीं। उसने उसको साबित किया, क्या हाल है वो भी बता दिया है। उससे पहले भी उसकी एक वीडियो आई थी, उसने भी काफ़ी हंगामा किया था। सेकंड वीडियो में उसने एक रिक्वेस्ट ये की कि मेरे 12 मिलियन या 14 मिलियन के करीब लोग जो है उसके क्या कहते हैं सब्सक्राइबर हैं, अगर एक बंदा भी 5 लोगों को भेज देगा तो 100 करोड़ लोगों तक बात चली जाएगी। और वो बातें जो उसने बताई हैं उसमें से बहुत सारी बातों का जिक्र अलग अलग यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग अस ऑल्सो हमने आपको एक एक करके बताई हैं। उसने तमाम चीज़ों का मजमूआ इकट्ठा करके आपके सामने बहुत तरीक़े से पेश किया। अगर उसके अंदर झूठ कोई तथ्य होता, आप यकीन मानिए, सुनने में आया कि वो इंडिया के ताजमहल की तरफ कहीं घूम रहा है, वो जेल में होता। दूसरी खबर कल इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, वो भी आपको मालूम है, हमारे चैनल पर भी बता दिया गया उसके बारे में। मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि 2014 से 25 तक के 2024 के बीच में 25 अपोजिशन लीडर इस प्रकार के हैं जो भ्रष्टाचार का, करप्शन का लेवल अपने माथे पे लगाए फिर रहे हैं। उनकी प्रोब, उनकी जांच जो है वो हुई है, लेकिन बीजेपी में आने के बाद 23 में से उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इन 24-25 लोगों में से मैं आपको बताऊं, 12 लोग तो महाराष्ट्र से ही आते हैं। जिस तमाम उसके बाद एक जिक्र हुआ, ये अगर आपके सामने मैं स्क्रीन पर लगाऊं, ये तमाम उन लोगों का कच्चा चिट्ठा है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार, जिनके ऊपर आरोप था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो आ गए या नहीं आए, उनकी किसी भी तरीके से सेटिंग हुई और उनकी जाँचों को या तो बंद कर दिया गया है या फिर उनको किसी प्रकार से क्लीन चिट दे दी गई। ये तमाम चीज़ों में मैं ढूंढ रहा था कि अजीत पवार का वो घोटाला नज़र नहीं आ रहा जो 70,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी ने, हमने आपको कई बार बताया, ये वो घोटाले नहीं है, उसके अलावा दूसरा घोटाला। उस घोटाले पे नज़र जा ही रही थी मेरी, तो मुझे अचानक एक किस्सा याद आ जाता है। वो 70,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, सिंचाई का, उसके बारे में मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूँ बस, और उसके बाद फिर बताऊँगा। अगर अब भी ना माने तो एक ही लाइन बताऊंगा, चूंकि इतनी लंबी बात सुनकर आप भी बोर होकर भाग जाएंगे, तो मुझे आपको बोर भी नहीं करना है, मुझे एंटरटेनमेंट के साथ आपको बताना है। चूंकि आप इतनी तेज़ी से खबरों को ऊपर नीचे करने लगे हैं कि आपको मालूम ही नहीं है। बहुत से आप में से आप ऐसे लोग हैं कि कौन सी खबर आपको से कंसर्न होना चाहिए, जो आपसे, मुझसे, हमारे बच्चों से, हमारे देश से कंसर्न है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो फडणवीस साहब हैं, मुंबई के जो चीफ मिनिस्टर थे, बैलगाड़ी में कागज़ रख के चले थे अजीत पवार के खिलाफ। 2012 से पहले रैली निकाली थी। एक बात बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ आपको, चेक कर सकते हैं। बैलगाड़ी में इतने कागजात थे, सिंचाई का घोटाला तब 2012 में गालिबन ये सिंचाई मंत्री थे, इरिगेशन मिनिस्टर थे, इनके ऊपर घोटाला हुआ, वो आरोप लगा। उसके बाद हुआ यूँ कि अजीत पवार शायद 2015 में, मेरे ख्याल से इसके बारे में कुछ केस गया, इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ, जांच बैठी, ये चलता रहा। जब चीफ मिनिस्टर बन गए फडणवीस साहब, तो उसके बाद ये हुआ कि अब हम चीफ मिनिस्टर बन गए, अब हम इनका कर लेंगे। तो वो जो जांच चल रही थी वो थोड़ी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। ना 15 में हुआ, ना 16 में हुआ, तारीख आ गई 2019, 23 नवंबर। ये कौन सी तारीख है? जब आपको याद होगा, उत्तराखंड का पहला जो मुख्यमंत्री था भगत सिंह कोश्यारी, वो गवर्नर था। कहाँ का? महाराष्ट्र का। रात में 4 बजे 5 बजे उसका कार्यालय खुला और हुआ यूं कि एनसीपी का बंदा अजीत पवार तो डिप्टी सीएम बन गया और फडणवीस साहब बन गए जनाब क्या? चीफ मिनिस्टर। वो जो जांच थी, उस जांच को रात को ही, 1 दिन में, 1.5 दिन में ही हुआ यूं कि एसपी लेवल के एक अधिकारी ने कहा कि इसके अंदर अजीत पवार के बारे में कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती, इसको बंद कर दिया जाए।
जो वादी था, वादी कौन था? जनमत करके एक मैं कह सकता हूँ एक वो था वहाँ पर NGO, वो ये इस बात को लेकर के गया था। उनके पास एफिडेविट आया कि एसपी लेवल के अधिकारी ने दरअसल उसको क्लीन चिट दे दी है। वहाँ एंटी करप्शन के जो हेड थे उनसे जब बात कही गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसके अंदर कुछ पाया नहीं जाता। यानी कि 1-1.5 रात में ही अजीत पवार को, जैसे ही फडणवीस साहब के साथ डिप्टी CM बने, उनको क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन ईडी उसके अंदर इन्वॉल्व था, और ईडी इन्वॉल्व जब होता है जब कोई भी डिपार्टमेंट, पुलिस का डिपार्टमेंट, कोई दूसरा डिपार्टमेंट अपनी कोई जांच कर रहा हो, उसके अंदर यदि पैसे का लेन देन है तो ईडी आ जाता है। पुलिस की जांच बंद नहीं हुई थी। जैसे ही अजीत पवार छोड़ करके गए, 1 रात में, 2 रात में ही, उसके बाद जब सरकार बनी, उद्धव ठाकरे की आ गई थी बाद में जब बनी, तो क्या हुआ जनाब? हुआ यूं कि फिर अजीत पवार के खिलाफ वो जांच शुरू हो गई। इधर उद्धव ठाकरे के साथ वो काम कर रहे हैं, उधर जांच चल रही है। चूंकि धोखा दे के चले गए थे अकॉर्डिंग टू डेम, उनको लगा कि नहीं साहब दिक्कत हो गई है, फिर दोबारा से पलटी मार के वहाँ चले गए। उसी का जिक्र था ये 70,000 करोड़ रुपए का। शीतल पी सिंह एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी इसी पूरे घटनाक्रम को, जो मुझे याद आ गया। उन्होंने लिखा कि ये देश कैसे चलाया जा रहा है, एजेंसियों का कितना खुला राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। जो किस्सा मैंने आपको सुनाया है, इसे शब्दों में उन्होंने बयान किया है। मैं थोड़ा डीप में चला गया था। तो इसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि मुंबई पुलिस बुक किया अजीत पवार को, ईडी फॉलो, ईडी के मतलब लेकर के अजीत पवार ने ज्वाइन कर लिया महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट। जब उन्होंने उनके खिलाफ बुक हुआ, मुंबई पुलिस ने मुंबई पुलिस ने क्लोज कर दिया केस। MV महाविकास जो वो थी सरकार, वो दरअसल गिर गई, गवर्नमेंट फेल हो गई। मुंबई पुलिस ने दोबारा से रीओपन कर दिया। अब क्या हुआ? अजीत पवार ने NDA ज्वाइन कर लिया, मुंबई पुलिस ने फिर केस को क्लोज कर दिया, और ईडी केस इन्फ्रैक्शन, ईडी का जो केस है वो भी कोई उसका कोई जवाब नहीं है। सब कुछ अंधेरे में। ये टोटल जो है धंधा है, इसके बारे में मैं ये लंबी बात कर गया, थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। तो मैं एक तो ध्रुव राठी और इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को लेकर के मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि अगर इन दोनों चीज़ों आने के बावजूद भी आपको सरकार, चाहे वो विपक्ष की क्यों ना हो, या केंद्र की क्यों ना हो, या सत्ता पक्ष के क्यों ना हो, ये लोग इस तरह के नहीं, मतलब अगर मिसाल के तौर पे वो बिल्कुल दोषी लोगों को ढो रहे हैं, जिन्होंने बड़े करप्शन किए हैं, प्रधानमंत्री जी खुद उनके बारे में कह रहे हैं, और उसके बाद वो डिप्टी CM बना देते हैं, तो ये पराकाष्ठा जान लीजिए कि सरकार आपका और मेरा बेवकूफ़ कितना बनाती है। दूसरी बात, इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक और ध्रुव राठी के उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपकी मेरी आंख नहीं खुलती तो देखिए फिर किसी का कोई कसूर नहीं है। इन दोनों रिपोर्टों को मैं अगर विस्तार से बताऊंगा बड़ा समय लग जाएगा, और समय आपके पास थोड़ा कम है, माफ़ी चाहूँगा। चूँकि ये भाग दौड़ का ज़माना है, नई खबर आ जाती है। एक फिल्म आई थी पेज 3 मधुर भंडारकर की, उस पेज 3 के अंदर उन्होंने बताया कि जो फ्रंट पर जो खबर आती है वो दूसरे दिन पेज 3 पे चली जाती है, और उसके बाद फिर वो गायब हो जाती है, चूँकि अगला मसाला आ जाता है। तो दोस्तों बात यह है, इन दोनों रिपोर्ट्स को आप ध्यान से सुनें, देखें, और फिर फैसला करें कि ये जितने भी लोग हैं ये, इनमें से कुछ को छोड़ दिया जाए, ये सब लोग हमारे संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर हैं। 24 में से 12 नेता महाराष्ट्र से आते हैं, ज़्यादातर नेता बीजेपी में चले जाते हैं, उनके बाद फिर वो करप्शन ख़त्म हो जाता है। इनका बैकग्राउंड तो देखो ना, ये 2-2 पैसे के कुछ लोग थे इसके अंदर, ये अरबों खरबों-पति कैसे बन गए? एक नेता का नाम नहीं लूँगा, गाड़ी में कुछ रख करके बेचा करता था, एक नेता ऑटो चलाता था, अरबों खरबों-पति बन गए आपके और मेरे पैसे से। और बनते क्या हैं आज भी माननीय। मैं खाली नेताओं को नहीं कहूँगा, मैं रिपोर्टर की जमात को भी कहूँगा। मैं यकीन मानिए, जब ये दोनों खबर सोच रहा था कि आपको बताऊँ, आज 1 मिनट ज़्यादा लूँगा प्लीज़, तो मैं सोचने लगा कि फिर देश में है कौन। कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी हैं, TDP में भी हैं, सब जगह यही लोग बागड़ बिल्ले मिल जाएंगे आपको। एक आदमी का नाम याद आया मुझे, राहुल गांधी। पार्टी में और बाकी लोग हो सकते हैं, क्योंकि इनके साथ ही तो सरकार भी चला रहा था वो अजीत पवार नाम का व्यक्ति, आज भी चला रहा है, अगर वो आरोपी है या दोषी है तो राहुल गांधी अकेला वाहिद शख्स, पूरी कांग्रेस नहीं कह रहा हूँ मैं।
फिर मुझे उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर याद आया, फिर मुझे देखिए माफ़ी चाहूँगा नीतीश कुमार भी याद आए, मैं माफ़ी चाहूँगा मुझे योगी आदित्यनाथ भी याद आए। मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, आप फरिश्ते होने का गुमान मत कीजिएगा। मुझे कुछ नेता याद आए, मुझे थोड़ा बहुत केजरीवाल भी समझ में आया, ममता बनर्जी मेरी समझ में नहीं आई, कितना ज़बरदस्त घोटाले हैं। के चंद्रशेखर राव क्या ज़बरदस्त घोटाले निकल कर आ रहे हैं, अच्छे या बुरे इल्ज़ाम जैसे भी। शरद पवार की पार्टी, मायावती जी के भाइयों की अकुत संपत्ति, मुलायम सिंह के कई सारे नेताओं के ऊपर, मतलब मैं कहाँ कहाँ अपना रोना रहूँ बताइए। लेकिन कुछ नेता हैं, मान लीजिए मैं पार्टी को नहीं कहूँगा, कुछ नेता हैं। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है सड़क पर घूमता हुआ दोस्तों, मैंने तो कभी उसको देखा भी नहीं है, और यकीन मानिए बहुत ज़माने से उत्तर प्रदेश के होने के नाते वोट भी नहीं देता। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें देखता हूँ तो मुझे लगता है तो मैं वोट देकर आऊँ कहाँ, मेरा देश संभले कैसे। मुझे नज़र नहीं आता कोई बंदा। मुझे देवगौड़ा याद आते हैं, मुझे देवगौड़ा याद आते हैं, मुझे पंडित नेहरू की बातें भी याद आती हैं। अब वो कहेंगे उनमें भी नहीं, पार्टियों के नेता हो सकते हैं, कुछ नेता वाकई ऐसे हमारे गुजरे हैं। मुझे बाबा भीमराव अंबेडकर समझ में आते हैं, मुझे गांधी जी समझ में आते हैं। लेकिन गोडसे की और सावरकर की टेंडेंसी अगर रखोगे ना तो वो तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट वाला मामला था। इन लोगों से नफरत नहीं कर रहे हैं, इनको ही चुना जा रहा है बार बार। एक नेता भारतीय जनता पार्टी अगर वोट नहीं, उसको टिकट नहीं दे रही है, वो छोड़ करके फौरन शिवसेना में जा रहा है, कांग्रेस में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि टिकट के लिए आया था ना वो भारतीय जनता पार्टी में भी। तो ये इनमें से ज़्यादा लोग जो है ना, आप समझिए मत आपके खालू के लड़के नहीं हैं ये लोग अपना अपना एम्पायर चला रहे हैं। तो जनाब अमन, आपकी जाति का आदमी हूँ, वोटर हूँ मैं भी, अभी कोई चीज़ हाथ में नहीं आई तो बेईमानी का कोई ज़्यादा मेरा कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम वोटर हैं, फरिश्ते के बच्चे तो बन ही सकते हैं ना, हम तो खुद फरिश्ते हैं ना, तो हम चुन लें। हम इनके साथ क्यों शामिल हो रहे हैं, क्यों शामिल हो रहे हैं? राहुल गांधी की उस आवाज़ के पीछे मुझे लगता है खड़ा होना चाहिए जब वो आम जन की बात कर रहा है। ये बात अलग है कि सरकार आने के बाद उसे कई ऐसे लोगों से हाथ मिला भी रखा है और मिलाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सफाई की शुरुआत तो हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।